हम्म। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है देखो, हमारा जो सन है, ठीक है, एक्चुअली सन का कलर जो है वो बेटा वाइट है, प्योरली वाइट है ये, ठीक है। पर क्योंकि वाइट लाइट रे आते आते हमारे एटमॉस्फेयर से जब टकराती है, ठीक है, तो हमको मतलब अगर मैं अपनी आंखों की बात करूं, ठीक है ना, तो वो जब हम तक जब तक पहुंचती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो, और जो उसकी वेवलेंथ होती है वो कट चुकी होती है काफ़ी एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है, एटमॉस्फेयर। और दूसरी बात, आपकी जो आंखों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब हमें ये दिखाने में मजबूर करती हैं कि हाँ ये येलो है, बट वो एक्चुअली में येलो नहीं है, वो पूरा वाइट है, पूरा सफ़ेद। समझ रही हो? तो वो पूरा का पूरा वाइट है, ठीक है बेटा। और जो उसकी रेज आती हैं वो भी टोटल वाइट है, यूवी रेज हमेशा वाइट कलर की होती हैं। ओके। बट वही वही है कि हमको दिखता है जस्ट बिकॉज हमारी आंखों में, समझ लो हम, हमारी आंखों में डिफेक्ट है ऐसा समझ लो, ठीक है, तो इस वजह से हमको येलो दिखता है, पूरी तरीके से वाइट है वो। अब ये वाइट लाइट रे आती है, एंड देन इट इज, बढ़िया ट्राई करा तुमने, खैर कोई बोलता तो है नहीं वैसे भी यहाँ पे, कोई बोला तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारी ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप जो होती है ये हमारी प्रिज्म की तरह काम करती है ऐसे मोमेंट पर, ठीक है। क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉप है ये हमारी प्रिज्म की तरह काम करती है और इस वाइट लाइट को स्प्लिट कर देती है बहुत तेजी से। ये 7 कलर, इसमें 2 ही दिखाए हैं, इसमें 7 के 7 दिखाने चाहिए थे, ठीक है, और ये सब कुछ पास हो जाती है, बस ये तो आपको मालूम ही है। और कमाल की बात ये है कि इस, हमारी जो पानी की बूंद है, ठीक है, इसमें बहुत रेयर ही ऐसा केस होता है जब, क्या होगा देखो कि आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ से पास कराऊं तो ये थोड़ा सा मतलब होगा बेंड वेंड और फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि हमारा जो एंगल है, ये वाला जो एंगल आ रहा है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर मैं ड्रॉप की बात करूं, ठीक है, तो ये जो ड्रॉप पर जब ये इंसिडेंट करेगा ना अंदर की साइड, तब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नहीं तो सोचो ना कि ये लाइट रे बाहर नहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब जिस एंगल से ये इंसिडेंट कर रहा होगा वो एंगल जाहिर सी बात है ग्रेटर देन आईसी होगा, है ना। तभी तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस इधर की साइड आ रहे हैं, अदरवाइज ये तो आ ही नहीं पाता, है ना। और ये एक बार नहीं, ये काफी बार होता है इसमें रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है स्पेक्ट्रम का वो बहुत ज्यादा बार होता है, उसके बाद जाके वो लाइट रे बाहर आ पाती है, और इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ही रेनबो फॉर्मेशन होता है। बताओ आप, किसी को कोई दिक्कत? ओके, इजीली समझ में आ गया नहीं? क्योंकि हमें देखो टी आई आर हमें पता है कि भाई यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बन रहा होगा वो जरूर जो हमारा आईसी से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इस वजह से जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं हो रहा बल्कि रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये तो आपको पता ही कि अगर ये प्रिज्म की तरह एक एक्ट कर पाएगा पानी की बूंद हमारी, तो क्या होगा कि वो जाहिर सी बात है व्हाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ देगा, ठीक है। और वो भी हमें क्लियरली नहीं दिखता, ठीक ठीक नहीं दिखता है। तो बस आपको यही सब लिखना है, देखो आप इसको पढ़ोगे तो सब कुछ वही लिखा होगा, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ओके। और जो हमारी रेन ड्रॉप होती है वो एटमॉस्फेयर में वगैरह वगैरह, बारिश पड़ने की वजह से रेन ड्रॉप आ जाती हैं, ये सब हमें मालूम है। कलरफुल वर्ड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, देखो आप ना इन वाली चीज़ों को पढ़ना, जो ये सुजीथा वाला जहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप अगर पीडीएफ में इसको पढ़ोगे तो आपके आंसर्स रेडी हो जाएंगे। मतलब ये तो थ्योरी है, ये थ्योरी है जो लिखी रहती है पीडीएफ में, ठीक है। पागल हो गया आज मेरा कुत्ता लग रहा है। और ये वाले जो है ये हमारे पास वो है जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाले। एक मिनट हो जाए, मैं इसको फेर के आऊँ। रुकावट के लिए खेद है। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देख लो जरा, क्या होता है। अरे वाह, ये डायग्राम अच्छा है इसका। डायग्राम नहीं है, अरे डायग्राम ही नहीं है भाई। अरे बाप रे, डायग्राम ही नहीं है इसमें, चलो कोई नहीं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखो, तुम ऐसे ही समझा देता हूँ मैं, बाकी तुम वही हर बार की तरह पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है। क्या होता है कि हमारे जो पास जो एटमॉस्फेयर है ना,
उसकी एक मोटी सी परत है, और ये हो गई हमारी अर्थ, ई। ओके, और ये हो गए हमारे स्टार्स। अच्छा देखो, पहले तो मेरे को जल्दी जल्दी बता दो कि स्टार्स क्या होते हैं भाई। ठीक है, किसी को मालूम है? कोई बताएगा स्टार्स क्या होते हैं? बोलो ना यार, तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, तुमको पता होना चाहिए। आर यू देयर ऑल? हम्म। हम्म। वेरी गुड, ट्राई करो, चलो बताओ स्टार्स क्या होते हैं, एक एक करके बताओ जल्दी से। अरे वाह, काफी अच्छा एग्जांपल है, सही है। ओके, और कोई? हम्म। छोटे नहीं हो सकते? क्या पता, ओके सही है। और लवी और लकी? हम्म। डोंट नो, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, हम भी ऐसे ही बोलते थे। लकी तुम यहाँ पे हो कि नहीं? हाँ तो बताओ, चलो क्या होते हैं स्टार्स, एग्जांपल बता के ट्राई करो कोई सा भी। सब चलता है, फ्रैंक लोग हैं हम तो सब। देखो यार, वो ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई काम। ठीक है, बोलना तो पड़ेगा आप लोगों को। देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल हिना ने दिया, ठीक है, जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है वो स्टार होता है। ओके, हमें बचपन में बताया जाता है ना कि भाई मम्मी वो क्या है ऊपर वो चमक रहे हैं, तो मम्मी बोलती कि मतलब, क्योंकि यार जाहिर सी बात है उन्हें भी नहीं मालूम होता है ना, तो बोलते हैं कि वो ना पत्थर हैं जो आसमान में घूम रहे हैं और वो सूरज की रोशनी से चमक रहे हैं, जैसे हमारा मून चमकता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो स्टार्स हमें दिखते हैं आसमान में, जो कि मतलब कतई अनगिनत होते हैं, है ना, उनको नापा भी नहीं जा सकता, तो वो जो स्टार्स होते हैं मेनली, वो स्टार्स की खुद की रोशनी होती है, यानी कि वो भी सूरज है। सूरज हमारा एक स्टार ही तो हो गया, क्योंकि उसके पास खुद की एक लाइट है ना। तो ये सारे सूरज होते हैं जो कि दूसरी गैलेक्सीज और दूसरे प्लैनेट्स के पास जो होते हैं दिखते हैं नॉर्मली। और हमारी आइज की एक प्रॉपर्टी है जो कि इनफाइनाइट विजन देख पाती है, ठीक है, तो इस वजह से वो हमें दिखते हैं। और वो छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, बल्कि वो बड़े जो होंगे वो बड़े हमसे भी बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। कभी अगर अगर किसी को अभी भी डाउट है कि वो पत्थर होते हैं, भाई पत्थर होते हैं, हमने तो पत्थर सुना है, तो एक्चुअली भैया ये सोच के देखो ना, अगर वो पत्थर है तो उनकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए थी स्पेस में। पर आप बचपन से देख रहे हो कि सप्तऋषि की वही शेप है। जी। एस्ट्रॉइड्स, है ना, मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स। देखो क्या, हाँ देखो यार, इन दोनों में डिफरेंस है, क्या होता है, मीट एस्ट्रॉइड्स का बताता हूँ, एस्ट्रॉइड या मीटियोर्स आप लोग सेम ही समझ लो इनको। ये वो पत्थर होते हैं, देखो क्या होता है हमारे पास, आपको मालूम है ना कि हमारा सन है, फिर उसके बाद मार्स, वीनस, अर्थ, है ना, मर्क्यूरी, एंड देन एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, पता है ना सबको कि एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे बाकी चार और पांच प्लैनेट है, एंड देन फिर एक बहुत बड़ी बहुत दूर एक और एस्ट्रॉइड बेल्ट है। तो बेटा क्या होता है कि जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये मूव करते रहते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो ये, सन अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो प्लैनेट्स ऐसे मूव नहीं करते, जैसे आपको लोगों को बताया जाता है कि भाई ये सीधे सीधे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसे मूव करते हैं कि देखो सन भी हमारा मूव करता रहता है पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, ये इसको हीलियोपॉज थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो हमारा सूरज भी मूव करता रहता है एक ऐसी डायरेक्शन में, इसको हम हेलिकल पाथ बोलते हैं। ओके, और ऐसे ही हमारे जो बाकी प्लैनेट्स हैं, है ना, हमारी अर्थ है, वो सब कुछ इसका चक्कर तो लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर सूरज ऐसे घूम रहा है तो इसका चक्कर लगाने के लिए इनको भी ऐसे ही घूमना पड़ेगा। ओके, तो ये लोग भी ऐसे ही हेलिकल पाथ करते हैं, मैं कभी आपको वीडियो दिखाऊंगा हेलिकल पाथ की, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो कि हमारे सन के अराउंड ही है एक्चुअली, है ना, और छोटे छोटे प्लैनेट्स हमारे यहाँ पर हैं, तो क्या होता है कि इनके घूमने की वजह से, इनके चक्कर काटने की वजह से, इनकी एक खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं अभी जुपिटर और सैटर्न की बात करूं जो कि बहुत बड़े हैं, तो वो जब भी चक्कर लगाने के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट के करीब आते हैं, तो वो इन सारे पत्थरों को अफेक्ट कर जाते हैं बेटा। अफेक्ट करना आप समझ गए ना, जाहिर सी बात है इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई है। अगर अर्थ की बात करूं तो वो तो इतनी सी होगी इसके सामने, ठीक है, जुपिटर और सैटर्न के बारे में बात करूं तो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हाई है। तो ये क्या करते हैं, इन पत्थरों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच लेते हैं इनको अपनी तरफ, ठीक है, या फिर ये कह दो कि रिपेल कर देते हैं आउटसाइड। ओके, सो ये काम होता है। तो इसकी वजह से ये अपना पाथ, ओरिजिनल पाथ, ये सारे एस्ट्रॉइड्स खो देते हैं और फिर चक्कर काटने लगते हैं अपने स्पेस में, हमारे सोलर सिस्टम में। और फिर एक दूसरे प्लैनेट्स की और बड़े बड़े ग्रहों की जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो उन्हें डायरेक्शन दे देती है।
कभी इधर जा रहा है, कभी खिंच के, जैसे मान लो अच्छा भला प्लैनेट था यहाँ पे, एक एस्ट्रॉइड जा रहा था, ठीक है, और फिर क्या हुआ, इसकी स्पीड अचानक से तेज हो गई और फिर ये इधर चला गया। ऐसे करके इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और उनमें से मतलब करोड़ों पत्थर होते हैं यार, ऐसे करोड़ों पत्थर जो रोज मतलब स्पेस में घूमते रहते हैं, ठीक है। और उन करोड़ों करोड़ों में से कुछ पत्थर ही हमारे ग्रह पर आ पाते हैं, और आधे तो हमारा एटमॉस्फेयर ही फाड़ देता है ना। एटमॉस्फेयर हमारा इतना तगड़ा है कि वही डील कर लेता है इन सब चीज़ों के साथ। आते आते उनको जला के तो अच्छा भला खाक कर देता है वो, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव गैसेस होती हैं, और वो इनको स्पीड के साथ साथ इतनी स्पीड से आएगा तो फिर ऐसे तो हो गई ना, और रास्ते में आते आते ही नष्ट हो जाता है। कुछ ही बहुत सारे बहुत कम ही से ऐसा हो पाता है जो हमारे हम पे बहुत अच्छी चीज़ है ना, एटमॉस्फेयर। और एक चीज़ होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर दोनों मिलके ये काम कर लेते हैं, इनको डील कर लेते हैं। इस वजह से आप लोगों के पास, हम लोगों के पास आज तक एस्ट्रॉइड आए नहीं इतने बड़े बड़े। जो आए हैं मतलब बहुत मुश्किल से ही हो पाते हैं, छोटे छोटे बन जाते हैं वो आते आते, ठीक है ना। तो इनमें और भैया सन्स में, या मैं बोलूँ स्टार्स में बहुत फर्क है। सन तो बस एक नाम है एक स्टार का जो हमारे पास है, ठीक है, बाकी सभी स्टार्स हैं। ओके, तो हमारे से क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो जैसे कि हम जो स्टार्स देखते हैं ना बेटा, वो हम एक बीच के जो हमारा मीडियम है एटमॉस्फेयर वाला, उसके बाद देखते हैं। यार ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा मीडियम है एटमॉस्फेयर वाला मोटा मीडियम, ओके, यानी कि डेंसर मीडियम। ये हो गया रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड देन रेरर मीडियम। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, अच्छा ये भी वैक्यूम है, राज लेफ्ट, ओके कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी लाइट रेज यहाँ से आती हैं, ओके, कि यहाँ से बेंड होके आती हैं, सही बात है ना, क्योंकि ये एक डेंसर मीडियम है तो इसमें से बेंड होके हमारे पास तक आएंगी। तो जो भी लाइट रे, मान लो अगर मुझे इसका ओरिजिनल पाथ बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, यहाँ से आई होगी ओरिजिनल पाथ इसका, रियल में क्या होता होगा, देन ये ऐसे आती होगी, देन ये ऐसे आती होगी, और मैं हूँ अर्थ पे कहीं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर दिखती होगी, ठीक है। बट अगर मैं इसको ट्रेस करूँ तो ये तो यहाँ पर है, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता तो मुझे ये सही सा दिखता, बिल्कुल एग्जैक्ट। बट ऐसा नहीं होता है। हम क्या देखते हैं, हम इसे देखते हैं, मान लो अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है सूरज सीधा सीधा, तो एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, हम एटमॉस्फेयर में जाके ये लाइट बेंड कर गई होगी, ठीक है, इससे आती हुई लाइट रे, एंड देन हमें ये दिखता है। तो रियलिटी में यहाँ पर होगा बट हमें दिखता है यहाँ पर है। बस यही है स्कैटरिंग ऑफ स्टार्स, और इसकी वजह से हमें लगता है कि अरे तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, हमारा एटमॉस्फेयर कंटिन्यूस मूव करता रहता है, ठीक है, और इसकी वजह से हमें लगता है कि स्कैटरिंग हो रही है, हमारा जो स्टार्स हैं वो चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, ओके ना। ऐसा नहीं होता बट रियल में टिमटिमाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बस हाँ, एक चीज़ होती है, न्यूट्रॉन स्टार्स नाम से चीज़ होती है, न्यूट्रॉन स्टार्स, उनके पास एक जेट होता है ऐसा। ये जेट काय का होता है, ये लाइट का जेट होता है, मतलब इसमें से लाइट निकलती है, बहुत सारी लाइट, लाइट और एनर्जी बहुत सारी। तो बस ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं ना, इन्हीं के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इनके पास जेट्स निकलते हैं और ये घूमते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं 24 घंटे, स्पिन करते रहते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो लाइट की बीम है ये हम तक पहुंच जाती है, ओके, एंड फिर चली जाती है सेकंड्स के लिए। तो वो वाले तारे भी, हाँ, वो वाले तारे भी ट्विंकल करते हैं। ओके, सबको समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? ओके लग, अरे वाह, चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी। और क्या बता रहा था मैं, हाँ, ट्विंकलिंग ऑफ ये हो गई, स्टार्स हो गया। हाँ, ये देखो ज़रा, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मतलब क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हमारा, मान लो आज मैंने देखा, ये हमारी अर्थ हो गई, और अगर मैं कहीं यहाँ से, नहीं यार सरफेस बनाता हूँ, ये सही है, ये हो गया हमारा अर्थ, और यहाँ पर मैं कहीं पर हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को दिखता है कि हाँ भाई सनसेट हो गया, सन तो डूब गया है ना, और मुझे लगता है कि चलो ठीक है सन डूब गया, अब हमारी रोशनी कम होने लगेगी, तो मैंने यहाँ पे टाइम नोट कर लिया, मैंने कहा 5:35 पे सन डूब गया। बट एक्चुअल में क्या होता है, वो रियलिटी में 5:30 पर ही डूब चुका होता है, समझ रहे हो, 5 मिनट डिले हो जाता है ये, ओके। तो ऐसा कोई सीन क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो सन है वो भी तो हमें वैसा ही दिखता होगा जैसे हमें बाकी स्टार्स दिखते हैं रिफ्रैक्शन के बाद, है ना। और जैसे जैसे हम कोनों पे आते हैं ना, यहाँ पर जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, और सन हमारा अब यहाँ पर नहीं है, बहुत नीचे आ चुका है, नीचे आने के बाद क्या होता है, इसका जो हमारा एटमॉस्फेयर वाली प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये हमारा एटमॉस्फेयर आ गया बीच में, ठीक है, और ये है हमारा सन। तो हमें लगता है कि ये नीचे आ चुका है, बट रियलिटी में ये ऐसा नहीं होता है। मैंने जैसे बताया कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर सन देख रहा हूँ, तो वो सन एक्चुअली यहाँ पर नहीं होगा, वो सन एक्चुअली यहाँ पर होगा,
ठीक है ना। तो बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। अब बाकी इसमें आप कलर वगैरह देख लेना, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आर बेस्ड ऑन द फेनोमेना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से, वो तो आप समझ ही गए कि डेंसर मीडियम है, एक इंसिडेंट लाइट आएगी बेंड हो जाएगी, इसी को रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। और क्योंकि एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल। द सन इज अलार्म द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। मतलब जब एक्चुअली सनराइज हो रही होती है तो उससे 2 मिनट पहले ही हमको दिखना चालू हो जाता है। देखो जरा, ये एक्चुअल पाथ है इसका। अभी क्यों दिखना चालू कर रहा है? क्योंकि इससे जाने वाली रेज रिफ्रैक्ट होकर हमें दिख रही होंगी पहले, है ना। तो इसलिए सनराइज के 2 मिनट पहले हमें दिखना चालू हो जाता है। ये अभी तो निकला भी नहीं होता ठीक से, फिर भी दिखने लगता है क्योंकि ऑफ लाइट रेज की वजह से। ओके, हियर इट मींस द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन, होराइजन यानी कि क्षितिज, ठीक है, बाय द सन। फिगर शोज द एक्चुअल एंड अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू द होराइजन। मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको हम होराइजन बोलते हैं मेनली, ठीक है। या फिर आप ये बोल लो कि धरती से आसमान को मिलाने वाली एक रेखा, उसको हम क्षितिज बोलते हैं, ठीक है, होराइजन बोलते हैं। तो बस यही है, इस लाइन पे हमें लगता है, ये लाइन जो होती है ये स्टैंडर्ड होती है, हम इस लाइन को मान के चलते हैं कि इसके नीचे जो सन है ना, वो है जो एक्चुअल पाथ में है, और इसके ऊपर जो है वो हम देख रहे हैं। ओके, तो इससे सब कुछ डिपेंड होता है। समझ में आ गया? ये सब चीजें आप पढ़ के इजीली लिख सकते हो। देखो इसमें कुछ बहुत लैंग्वेज खराब नहीं लिखी है, इजीली लैंग्वेज है, ठीक है। पढ़ के आप लिखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, मेरा काम समझाने का है। क्लियर हो गया सबको? कम ऑन, ठीक है। तो ये वाली पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में, है ना। व्हाई डू प्लैनेट्स ट्विंकल, हाँ ठीक है, ये तो हो गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हुआ। देखो जरा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट ही रह गए आपके। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट ही रह गया है। और द कलर इज स्काई ब्लू। ठीक है, इसको कराएं कि फिर अभी? ओके, कराऊं इसको आगे? ओके, सही है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख लो, ये आपके पास आता है, ठीक है, क्वेश्चन इसका जरूर आएगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट इन ऑल द डायरेक्शन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने बल्ब ऑन किया है, ठीक है, तो बल्ब बड़ा गंदा बना है, एक मिनट। हाँ, तो अगर बल्ब आपने ऑन किया है तो ये जो आपकी लाइट होगी ये हर तरफ फैलेगी, ठीक है। तो बस ये जो फैलना है ना लाइट का, इसी को आप स्कैटरिंग बोलते हो। अब इसकी डेफिनेशन और इसकी, इससे जो चीज़ें अफेक्ट होती है ना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ज़्यादा खास नहीं है। सो एक ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकल रही है, हर डायरेक्शन में फैल रही है, उसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो कलर होता है स्कैटर्ड लाइट का, मतलब स्कैटर्ड लाइट जो है हमारी, जैसे कि बल्ब जला रखा था, ठीक है, लाइट निकल गई, कलर चेंज हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि जैसे कि हमने वो लगाते हैं ना, ये हो गई हमारी वो ट्रैफिक लाइट, ठीक है, तो इसमें हमने रेड लाइट लगा रखी है, इसमें हमने ग्रीन लगा रखी है, येलो लगा रखी है। तो देखो, वही तो क्या कहते हैं, लाइट हमें ज़्यादा दिखेगी, ज़्यादा अच्छे से दिखेगी जो लाइट फैलती कम है। खुद बताओ आप, अगर एक लेज़र होती, ठीक है, अगर मेरे पास एक लाल बल्ब है, और एक मेरे पास लाल लेज़र है, ठीक है ना, तो आप एक बात बताओ, मैं ये लेज़र ऑन कर रहा हूँ, ये सीधी जा रही है बिल्कुल, इस सरफेस पे एक्ट कर रही होगी, पर ओए होए, ये पर ये वाला जो बल्ब है बेटा, ये वाला बल्ब तो हर जगह लाइट फेंक रहा होगा ना, ये कितना ज़्यादा स्कैटर कर रहा है। सही बात है। तो अगर मैं बात करूं कि इस सरफेस पर इसकी लाइट कितनी परसेंट होगी, तो भाई साहब मुश्किल से सिर्फ 30% लाइट ही ऐसी होगी जो यहाँ पर सरफेस पर हिट कर रही होगी। बट अगर लेजर की बात करूँ तो मे बी 95% लाइट इस पर इसका हिट कर रही होगी, है ना। तो ऐसी लाइट रे जो कि क्या कहते हैं, सबसे कम स्कैटर करे, सबसे कम स्कैटर करे, उसी चीज को हमें यूज करना चाहिए काय में, जैसे कि स्टॉप साइन मार्क्स में, है ना, और ट्रैफिक लाइट्स में रेड कलर वाली। तो इसलिए हम रेड लाइट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रेड लाइट सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, कम, सबसे कम स्कैटर होती है। स्कैटरिंग का मतलब समझ गए ना आप, ये फैलना जो लाइट का है, बिल्कुल स्थिर रहती है रेड लाइट। ओके, क्लियर है ना? हम्म, ठीक है। तो ये जो हमारी स्कैटर लाइट है, ये हमारी रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है, इस वजह से हम इस रेड लाइट का यूज करते हैं बाकी चीजों में। ओके, और अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी होती है? सबसे ज्यादा होती है हमारी ब्लू लाइट। ब्लू लाइट जो होती है हमारी, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। यहाँ पे लिख भी रखा है, व्हेन फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट, है ना, मोर। ओके, बाकी क्या है, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड 10 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट। देखो जरा, इसमें साफ साफ लिख रखा है। ओके, और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना बेटा, ये डिपेंड क्या चीज पे करती है? लाइट का जो फैलना है वो कई चीज पर डिपेंड करता है? उनकी वेवलेंथ पर। देखो, वेवलेंथ पर,
ठीक है, आप ये डायमीटर वाली बात काट देना, ठीक है, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाई स्टैंडर्ड चीज़ है। ओके, आपको पार्टिकल फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी मतलब में। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो जिसकी वेवलेंथ होती है ये होती है। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है, मैंने पिछली बार भी बताया था। हमारी जो एक वेव होती है ना बेटा, यानी कि हमारी जो लाइट रे है वो सीधे सीधे ट्रेवल नहीं करती। ऐसे ये नहीं कि भाई यहाँ से यहाँ पे चली गई, नहीं, वो ऐसे ट्रेवल करती है। ओके, ऐसे रेडिएशन रेडिएशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो अगर मैं इसी पाथ को जरा ढंग से देखूं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का देखो जरा, पूरा एक चक्कर हो गया ना, यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पर आकर रुक गए ये लाइट। ठीक है, तो इसका एक पूरा चक्कर हो गया, तो इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर है, बताओ? ओके ना, उसके बाद ये फिर से वही पाथ कंटिन्यू कर सकती है अपना बार बार, ठीक है, और आगे तक जा सकती है। तो ये वेवलेंथ होती है। अगर सोचो किसी चीज़ की वेवलेंथ कम हो, वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या है कि ये चक्कर जल्दी कंप्लीट कर लेगी, ये ऐसा कुछ बनेगा इसका डायग्राम। वेट, ये ये देन ये, ठीक है। अब देखो जरा, इसकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा थी, है ना, और इसकी वेवलेंथ कितनी कम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही इसने पूरा एक पाथ कवर कर दिया, यहाँ से स्टार्ट हुई थी यहाँ पे खत्म हो गई, तो ये एक वेवलेंथ है। तो इसकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा कम है, इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी यानी कि पावर बहुत ज़्यादा है। पावर डिपेंड करती है आपकी वेवलेंथ पे। वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा कंजस्टेड ये आपकी वेव बनेगी, है ना, और उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है ना। तो ये जो वेवलेंथ है इसके ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मेरी वेवलेंथ कम है, ये जो वेवलेंथ है ये ऐसी हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइट बनी हुई है, और ये मेरी वेवलेंथ जो होगी बहुत ज़्यादा कम होगी हर किसी केस में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट है ये सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगी, सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगी, सबसे ज़्यादा फैलेगी। इट मीन्स ये ब्लू कलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्लू कलर की ही स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। इट मीन्स देखो ज़रा, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। कौन सी लाइट की, ब्लू लाइट की। क्लियर? ओके गुड, ठीक है। अब मैं थक गया यार। Whether the color of the sky is blue, हाँ ये वाला देखो क्वेश्चन, देखो ये आपसे हर कोई पूछता होगा शायद कि हमें जो स्काई है वो ब्लू ही क्यों दिखती है, जबकि जो हमारा वैक्यूम वाला स्पेस है वो तो पूरा का पूरा ब्लैक है ना। तो क्यों दिखती है, वो भी देखो हमारा उसी की वजह से होती है, जो हमारी वाइट लाइट रेज आती हैं, है ना। मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ब्लू लाइट की। किसकी से होती है सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग, ब्लू लाइट की। तो देखो हमारे जो एटमॉस्फेयर में वाइट लाइट आती है, ठीक है, और ये हो गया हमारा मोटा सा एटमॉस्फेयर, और इसमें से सबसे ज़्यादा कम फैलने वाली लाइट कौन सी है, लाइट रेड लाइट है ना। तो सबसे ज़्यादा कम कौन सी फैलेगी, रेड लाइट फैलेगी, और सबसे ज़्यादा कौन सी फैलेगी, वो फैलेगी ब्लू लाइट। तो भैया ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, इस वजह से हमें सब जगह ब्लू ही ब्लू दिखता है। ओके। क्लियर है? हाँ चलो सही है, ठीक है। तो इसका भी रीज़न हो गया आपका। और टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट आपके वैसे कोर्स में तो नहीं है, बट आप इसको देख लो बच्चों, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं है इसमें। Tyndall effect: the scattering of light when it passes through the colloidal solution is called the Tyndall effect. The Earth atmosphere is homogeneous mixture of many particles, miniature particles of smoke, tiny water droplets, suspended particles, and dust molecules of air, which becomes visible due to the scattering of light. देखो यार इसमें कुछ नहीं है कि मतलब हमारे पास ना जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है। ये भी अलग होगा पार्टिकल, ये भी अलग होगा पार्टिकल, ये भी अलग होगा। ऐसी बहुत सारी गैसेज होंगी, ऑक्सीजन, CO2, और पता नहीं नाइट्रोजन वाइट्रोजन, पता नहीं कौन कौन सी गैसेज होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से मिलकर हमारा एक एटमॉस्फेयर की प्लेट बनती है पूरी, ये जो बनी है। अब इस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल्स कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि रेड लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि रेड लाइट में सबसे ज़्यादा हीट होती है, ये समझिए आप, ठीक है। तो ये सब लोग इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर वाले पार्टिकल्स। और ये होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो आपको पता चल गया, इसकी वजह से आपको ब्लू कलर भी दिखता है आसमान में, ठीक है, और रेड लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, इस वजह से दिखती नहीं। बाकी कलर्स भी जो कि नियर होते हैं हमारे रेड लाइट के, वो सब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, आई डोंट थिंक इसमें कुछ बस, ठीक है। ये कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये देखो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जब सूरज निकलता है तो हमें लाल लाल लाइट दिखती है, ठीक है, और जब सूरज ढलता है तब हमें रेड लाइट दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है ना। तो देखो ये भी उसी की वजह से होता है, जो हमारा अभी पढ़ा हमने, क्या है वो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह। ओके, हमारी जब स्टार्टिंग होती है रिफ्लेक्शन की, हमारा सूरज उगता ही है, तो सबसे पहले हमारे पास रेड लाइट पहुंच जाती है। ओके,
और तब क्योंकि मतलब जो स्टार्टिंग ही होती है, तब हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास जब सबसे पहले लाइट पहुंचती है तो वो इतने केपेबल नहीं होते कि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लें, और इस सारी लाइट को ये वापस फेंक देते हैं पीछे की साइड, यानी कि एब्जॉर्ब करके फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये सारी लाइट हमें रेड वाली दिखती है इसमें। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बेटा उसी की होती है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिखेगी वो स्टार्टिंग में, आपको वही दिखेगी। पर क्योंकि तब तक पूरी लाइट हमको नहीं मिल पाती ना, थोड़ी ही वाइट लाइट आ पाती है। फिर जब सूरज थोड़ा सा और रुक जाता है तो हमको परफेक्टली सारी वाइट लाइट प्रेजेंट हो जाती है, जिसमें ब्लू कलर सबसे ज़्यादा होता है। तो ब्लू कलर भैया फिर वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, स्कैटर हो जाता है, और हमें जो वो दिखता है, क्या कहते हैं, एटमोस्फेयर, वो ब्लू दिखता है। ओके, क्लियर है? आप इसको बेटा पढ़ लेना, ठीक है, मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है। ओके, आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको जाके डेफिनेशन लिख पाओगे आप लोग, सही है ना? और नोट्स वगैरह मत पढ़ना, बस ये वाले क्वेश्चन जो पढ़ लेना जो यहाँ से लिखे हुए हैं। ये क्या है, ये सुजीता लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये वाले पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि ये जो है ना, ये क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं इन्होंने। देखो जैसे ये 1 क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो वगैरह का, डेफिनेशन के तौर पे कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो ये ऊपर वाली चीज़ें चाहो तो छोड़ देना, पर ये ज़रूर पढ़ना नीचे वाली। और ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो मत पढ़ना, नीचे वाला पढ़ना, ठीक है। और ये वाला भी मत पढ़ना, TIR, नीचे वाला पढ़ना। दो दो जगह लिखा हुआ है ना। रिकॉम्बिनेशन तो आपको समझ में ही आ गया, एक प्रिज्म सीधा, एक प्रिज्म उल्टा, खत्म। ओके, और ये हो गया आपका डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो इसमें से वाइट लाइट को हमने 7 कलरों में बेंड करवा दिया था, एंड ये हो गया नॉर्मल प्रिज्म, ठीक है। क्लियर आज का लेक्चर? ओके, चलो सही है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे आज आपका। और कल से हम वो स्टार्ट करेंगे आई। ओके, तो इसमें काफ़ी सारे आप डिफेक्ट वगैरह पढ़ोगे, क्यों चश्मा लगता है, चश्मे की पावर क्या होती है ना, और कैसी कैसी डिफेक्ट्स होती हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। 9th क्लास में भी एक बार शायद पढ़ा था, अब हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी मैं चैप्टर में देख लूँगा आपके, आई थिंक जितना होगा उतना ही पढ़ाएंगे। ओके, हाँ हाँ पूछो। ओके, ग्रामर के वो बढ़ाने हैं सेशन। ओके, ठीक है, टाइम टेबल देखें यार तुम्हारा।